तो कैसे हो साथियों, सब बढ़िया होंगे। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं उन सभी पॉइंट, उन सभी नोट्स को हम यहाँ पर करने वाले हैं। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जितने भी फैक्ट आपको मिलेंगे सभी को नोट करिएगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम में वो ज़रूर आपको मदद करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके ऑप्शन जितने भी होंगे चारों, उन चारों ऑप्शनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और बार बार बात करेंगे, जिससे कि आप उनको ना भूल पाएँ। तो मेरी पूरी यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि वीडियो के अंत तक आपको 80 से 90% आपको पूरा का पूरा यहाँ से याद हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। और इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। लेकिन आप इस चैप्टर को या इस वीडियो को आप प्रमुख व्यक्तित्व यानी कि सिर्फ पर्सनैलिटी से संबंधित नहीं मान सकते, क्योंकि इस चैप्टर में अगर एक क्वेश्चन हम करेंगे तो उससे आप यकीन मानिए 20 से 30 क्वेश्चन हमारे आराम से सॉल्व होंगे। और इससे पहले मैंने 24-25 वीडियो उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक के ही बना चुका हूँ मैं, और इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको वो सभी मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार उनको देखिए। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं, तो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं कौन? मुकुंदी लाल। और मुकुंदी लाल के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1885 में, ग्राम पाटली। कहाँ पे पड़ता है पाटली? चमोली में पड़ता है। और जो मुकुंदी लाल थे ये जेल में बंद हुए थे, नैनी जेल में। कब हुए थे? 1919 में। कहाँ पर है नैनी जेल? यह है इलाहाबाद में। अच्छा, 1919 में अगर हम भारत के इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से अगर लेके चलें तो 1919 में क्या हुआ था? एक हुआ था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड, और क्या हुआ था? हमारा रॉलेट एक्ट। और जलियांवाला बाग की जो एग्जैक्ट डेट है वो कब है? 13 अप्रैल 1919। अब बात करते हैं फिर से मुकुंदी लाल जी के बारे में। इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। स्वराज दल, आपको पता होगा, स्वराज दल की तरफ से इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। और मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता भी होगा और बेसिक क्वेश्चन है। जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ कि मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि भी मुकुंदी लाल जी ने ही दिलवाई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने दिमाग में बैठा लीजिए। और मौलाराम कौन थे? अब बात करते हैं। तो ये क्या थे? कवि थे। और ये वंशज जो थे, इनके जो वंशज थे वो दिल्ली से आए थे। कब आए थे? 1658 में आए थे। कहाँ आए थे? श्रीनगर। श्रीनगर कौन सा? कश्मीर वाला नहीं, कहाँ वाला? पौड़ी गढ़वाल वाला। तो मौलाराम के जो वंशज थे कब आए थे? दिल्ली से श्रीनगर आए थे 1658 में। और मौलाराम के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि मौलाराम उत्तराखंड के इतिहास में आप जानते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है? एक व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। इनकी रचना कौन सी है? गढ़ राजवंश। और मौलाराम को क्या कहते हैं? गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मौलाराम को और क्या कहते हैं? गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता। इनकी कुल जो रचना कितनी प्रकाशित हुई? 25 रचनाओं के बारे में हमको पता है। और इनकी जो गढ़ राजवंश कविता थी, मुख्य इनकी एक रचना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप याद कर लीजिए। गढ़ राजवंश किसने? मौलाराम। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। और मौलाराम के वंशज कहाँ से आए थे? क्वेश्चन पूछा भी गया है। दिल्ली से श्रीनगर। कब आए थे? 1658। डेट याद नहीं भी रहती, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कहाँ से आए थे? दिल्ली से श्रीनगर। और इनकी मुख्य रचना कौन सी है? गढ़ राजवंश। गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता कौन? मौलाराम। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। और बात कर रहे थे मुकुंदी लाल की, कहाँ के हैं? चमोली के हैं। इतना हम इनको शॉर्ट में याद रख सकते हैं। ठीक हो गया। और मुकुंदी लाल के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है कि गढ़वाल पेंटिंग्स की रचना किसने करी थी? तो गढ़वाल पेंटिंग्स की रचना जो हम देख रहे हैं मुकुंदी लाल जी ने करी थी। बात करते हैं H.G. वॉल्टन के बारे में। इनके बारे में 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हमको याद रखने हैं, और तीनों बहुत ईजी हैं अगर हमने एक याद रख लिया। गजेटियर शब्द आप याद कर लो, बस एक गजेटियर। अब गजेटियर मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर और गढ़वाल गजेटियर और अल्मोड़ा गजेटियर, जो तीनों पुस्तक थी इन्होंने ही लिखी थी। H.G. वॉल्टन ने क्या लिखी थी? ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर। अब ब्रिटिश हटा दो, गढ़वाल गजेटियर और अल्मोड़ा गजेटियर। किसने? H.G. वॉल्टन ने। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे कहा जाता है? देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आप सभी को पता है, बार बार रिपीट होता है। और PCS मुख्य परीक्षा 2006 में देखो पूछा भी गया है। किसको कहा जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कालू मेहरा को।
तो कालू मेहरा जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिसुड़ गांव में चंपावत में हुआ था। कब हुआ था? 1831 में हुआ था। और उस समय कमिश्नर कौन थे जब कालू मेहरा ने क्रांतिवीर संगठन बनाया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो देखो इससे एक क्वेश्चन ये आ गया कि क्रांतिवीर संगठन किसने बनाया, तो किसने बनाया? कालू मेहरा जी ने बनाया। और कालू मेहरा जी ने जब ये संगठन बनाया था तो उस समय कमिश्नर कौन था? कमिश्नर था हेनरी रैमजे। कौन था कमिश्नर? हेनरी रैमजे। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1906 में हो गई थी कालू मेहरा जी की। कालू मेहरा जी को हम क्यों याद रखते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में रखते हैं। जन्म चंपावत, कहाँ? बिसुड़ गाँव। अब बात करते हैं मोहन सिंह मेहता जी की। मोहन सिंह मेहता जी के बारे में एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि यूके से यानी कि उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? मोहन सिंह मेहता। पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन से जो जेल गए थे? कौन? मोहन सिंह मेहता। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बागेश्वर में हुआ था, बज्यूला कत्यूरा गांव में। अब बात करते हैं, थर्ड है हमारे बद्रीदत्त पांडे जी। बद्रीदत्त पांडे जी को कौन नहीं जानता? हर कोई जानता है। क्यों? क्योंकि एक तो इनको कहा जाता है कुमाऊं केसरी, बेसिक क्वेश्चन और लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब कुमाऊं केसरी इनको कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था बद्रीदत्त पांडे जी का? ये हुआ था हरिद्वार में, यानी कि कहाँ पर? कनखल, हरिद्वार में एक जगह पड़ती है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनकी जो शिक्षा हुई थी बद्रीदत्त पांडे जी की, वो कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। बद्रीदत्त पांडे जी की शिक्षा कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। और ये कौन से अखबार के संपादक थे? अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। कब से कब तक? 1913 से, यानी कि 1913 से 1918 तक, यानी कि कितने साल रहे? 5 साल। ये आपको याद रखना है। अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी बद्रीदत्त पांडे जी थे, लेकिन उन्होंने इस अखबार को शुरू नहीं किया था। ये भी आपको बात अपने दिमाग में रखनी है। अच्छा, तो अब जो अल्मोड़ा अखबार था इसके संपादक तो थे 1913 से 1918 के बीच में, कौन? बद्रीदत्त पांडे जी। लेकिन अल्मोड़ा अखबार को शुरू किसने किया था? तो जो शुरू किया था ये डिबेटिंग क्लब द्वारा शुरू हुआ था 1871 में। अब किसने उस समय किसने शुरू किया इनको? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किसने शुरू किया था? बुद्धि बल्लभ पंत जी ने। देखो, बुद्धि बल्लभ पंत जी ने शुरू किया था। हम इसको याद कैसे रखें कि बुद्धि बल्लभ पंत और डिबेटिंग क्लब में कनेक्शन कैसे बनाएं? देखो, जो डिबेट वो ही करता है जिसके पास क्या होती है? बुद्धि होती है। तो हम याद रख सकते हैं कि बुद्धि बल्लभ पंत ने डिबेटिंग क्लब की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1871 में करी थी। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 में। मैंने आपको इसी क्वेश्चन से करीब 10 से 15 नहीं तो 10 फैक्ट तो मैंने आपको बता ही दिए होंगे, लेकिन आपको इसको याद रखना है। मैं बार बार रिपीट करूँगा तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो भी जाएगा। अब बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत जी की। तो गोविंद बल्लभ पंत जी को सभी लोग जानते हैं कि कौन थे? यूपी के पहले सीएम। कौन थे? यूपी के पहले सीएम कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत जी। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये भी उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। खूंट गांव पड़ता है अल्मोड़ा में। अगर मैं किसी नाम का गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इसका प्रोनाउंस जो किया है वो गलत किया है, उच्चारण गलत किया है। तो गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? खूंट गांव अल्मोड़ा में हुआ था। इनका उपनाम क्या है? हिमालय पुत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि गोविंद बल्लभ पंत जी का उपनाम क्या है? हिमालय पुत्र या गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र। इनके साथ ही इनको क्या कह के पुकारते थे? परीक्षा वाली बुक में आपको साफ साफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये वाला कि गोविंद बल्लभ पंत जी को हिमालय पुत्र और गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, हिमालय पुत्र जो नाम दिया था ये किसने दिया था गोविंद बल्लभ पंत जी को? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने गोविंद बल्लभ पंत जी को हिमालय पुत्र का नाम दिया था। और ये क्या थे? यूपी के फर्स्ट सीएम थे। अब ये डेट भी पूछी जाती है कि ईयर भी पूछा जाता है कि कब से कब तक थे। तो जो फर्स्ट सीएम थे ये 1946, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे एक साल पहले से 46 से 54, यानी कि कितने साल? 9 साल, सॉरी 8 साल ये वहाँ के सीएम रहे। कहाँ के? यूपी के। और यूपी को हम उस समय क्या बोलते थे? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। यूपी हम नहीं बोला करते थे। और हैप्पी क्लब, देखो डिबेटिंग क्लब और हैप्पी क्लब में कंफ्यूज मत होना। हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत जी ने करी थी 1903 में, लेकिन डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी हमारी 1871 में। किसने? बुद्धि बल्लभ पंत ने, क्योंकि बुद्धि जिसके पास होती है वही डिबेट करेगा। और हैप्पी यानी कि गोविंद बल्लभ पंत जी कौन से ईयर में? 1903 में। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न कब मिला? तो ये मिला था 1957। कब मिला था? 1957 में मिला था इनको। उस समय ये यूपी के सीएम नहीं थे, ये बात याद रखना। यानी कि 1954 तक सीएम थे, उसके 3 साल बाद इनको भारत रत्न मिल गया। देखो, आप ईयर को ऐसे अगर आप कोरिलेट करके पढ़ोगे तभी आप याद रख पाओगे।
और कुमाऊं परिषद, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो मैं बता रहा हूँ आपको। 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? गोविंद बल्लभ पंत जी ने। किस चीज़ में? कुमाऊं परिषद के गठन में। कब? 1916। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो कौन थे? थर्ड का सी ऑप्शन, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी कौन थे? गढ़केसरी। अच्छा, कुमाऊं केसरी कौन थे? वो थे बद्रीदत्त पांडे जी। अनुसुईया बद्रीदत्त पांडे जी कुमाऊं केसरी। और गढ़वाल के केसरी यानी कि गढ़ केसरी कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी थे। अब हम जानते हैं गुमानी पंत जी के बारे में। देखो, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो यही कुछ बार बार पूछा जाता है, तो मैं ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी वीडियो भी लेंदी हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं बस उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं गुमानी पंत जी के बारे में। देखो, गुमानी पंत जी का जो मूल नाम था वो था लोकनाथ या लोकरत्न पंत। क्या था? लोकनाथ या लोकरत्न पंत। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था काशीपुर में। आप काशीपुर कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है। और कब हुआ था? 1790 में। अब 1790 से हमें एक फैक्ट याद आता है कि कुमाऊं में गोरखों का शासन हुआ था। कब? 1790 में। तो आप याद रख सकते हैं गुमानी पंत जी का जब जन्म हुआ था तो उस समय कुमाऊं पे गोरखों का शासन चल रहा था। और मूल नाम क्या था इनका? लोकनाथ या लोकरत्न। अच्छा, गुमानी जो ये नाम आया गुमान, ये कहाँ से आया? तो काशीपुर का एक राजा था गुमान सिंह देव, तो ये नाम वहाँ से आया है गुमानी। तो वहाँ ये गुमान सिंह देव के क्या थे? राज कवि थे गुमानी पंत जी। और सबसे प्राचीन कवि भी इनको कहा जाता है गुमानी पंत जी को। क्या कहा जाता है? सबसे प्राचीन कवि। किसने कहा है ये बात? अब ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा था गुमानी पंत को। क्या कहा था? सबसे प्राचीन कवि। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, बद्रीदत्त पांडे जी। ये हम जान चुके हैं कि बद्रीदत्त पांडे जी कौन थे। ये थे हमारे कुमाऊं केसरी। और कुमाऊं केसरी तो थे ही। बद्रीदत्त पांडे जी ने क्या किया था? किस अखबार का संपादन किया था? अल्मोड़ा अखबार का। और अल्मोड़ा अखबार का संपादन कब से किया था? 1913 से 1918 के बीच में। लेकिन अल्मोड़ा अखबार शुरू कब से हुआ था? 1871 से। किसने शुरू किया था? डिबेटिंग क्लब ने किया था। और डिबेटिंग क्लब यानी कि डिबेट कौन करता है? जिसके पास बुद्धि होती है। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 में। तो देखा हमने, एक बार फिर से इनको रिवीजन किया। अब देखते हैं इंद्रमणि बडोनी जी। इंद्रमणि बडोनी कौन थे हमारे? ये थे उत्तराखंड के गांधी, इनको कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी जी को। और इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम उत्तराखंड की मांग करने वाले पहले राजनेता, यानी कि पहली बार ऐसे राजनेता जिसने उत्तराखंड की मांग करी थी, तो वो कौन थे? इंद्रमणि बडोनी जी थे। और इंद्रमणि बडोनी जी ने उत्तराखंड की मांग करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया था। कब किया था? 1979। ये ईयर पूछा जाता है। 1979 में गठन किया गया था। किसने किया था? इंद्रमणि बडोनी जी ने किया था। एक तो इनको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, दूसरा इनको पहाड़ का गांधी भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, उत्तराखंड के गांधी या पहाड़ के गांधी जी कौन है? हमारे इंद्रमणि बडोनी जी हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? टिहरी में हुआ था 1924 में। अब बात करते हैं, अच्छा ये तो हो गए उत्तराखंड के गांधी। अब कुमाऊं के गांधी कौन है? कुमाऊं के गांधी हैं देवकीनंदन पांडे जी। तो ये कुमाऊं के गांधी देवकीनंदन पांडे, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट, अगला ऑप्शन क्या है हमारा? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के बारे में। वो कौन थे? गढ़केसरी के नाम से जाने जाते हैं, ये हम देख चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं। क्यों हैं विख्यात? सबको पता है कि ये कैसे कवि थे? छायावादी कवि थे। छायावादी कवि और कौन थे? एक महादेवी वर्मा जी थी। और कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी क्या थे? छायावादी कवि थे। किसकी तरह? सुमित्रानंद पंत की तरह। अब सुमित्रानंद पंत जी कौन थे? छायावादी कवि थे। ये पॉइंट हमने देख लिया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी में जन्म हुआ है इनका, सुमित्रानंद पंत जी का। और इनका बचपन का नाम क्या था? गोसाई दल। इनका बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त इनका नाम था। किसका? सुमित्रानंद पंत जी का नाम क्या था? गोसाई दत्त। और एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम का सुझाव आकाशवाणी किसने दिया था? तो इसका सुझाव भी सुमित्रानंद पंत जी ने ही दिया था कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या कर दो? आकाशवाणी कर दो। इन्होंने एक पत्रिका का संपादन भी किया था। किसने? सुमित्रानंद पंत जी ने। कौन सी पत्रिका थी? वो थी हमारी प्रगतिशील। कब किया था? 1938 में किया था प्रगतिशील पत्रिका का संपादन। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। बछेंद्री पाल पर्वतारोहण सभी को पता है, बिल्कुल सही आंसर है।
बिंदेश्वरी पाठक क्या थे? ये समाज सेवक थे, ये भी बिल्कुल सही है। गिरिराज किशोर साहित्यकार थे, ये भी बिल्कुल सही है। सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार नहीं थे, क्या थे? एक पर्यावरण प्रेमी थे। सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में अगर थोड़ा जानें, इनका नाम चिपको आंदोलन से जोड़ा जाता है। किसका नाम? सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम। अब बात करते हैं चिपको आंदोलन की। तो चिपको आंदोलन में कौन संबंधित है जिसको चिपको वुमेन भी बोला जाता है? क्या नाम है उनका? गौरा देवी जी। गौरा देवी जी का जन्म भी कहाँ हुआ था? टेहरी में ही हुआ था। टेहरी के कौन से गांव में हुआ? एक लाता गांव पड़ता है, लाता गांव, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। चिपको आंदोलन में वुमेन क्या करती थी, यानी कि औरतें क्या करती थी? जिस किसी को भी पेड़ को काटने के लिए जो लोग आते थे वो क्या करती थी? उस पेड़ से जाके चिपक जाती थी, इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? चिपको आंदोलन पड़ा। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण यानी कि वृक्षों से संबंधित है। और अगर हम वृक्षों की बात करें तो वृक्षों के लिए जो पुरस्कार मिला है, यानी कि वृक्ष मानव के नाम से किसको जाना जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को जाना जाता है, जो कि अगला क्वेश्चन है हमारा। वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध कौन है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। इनको एक पुरस्कार विश्वेश्वर सकलानी जी को और मिला था 1986 में, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। किसको मिला था? विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को मिला था। और अगर हम बात करें अब गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में, तो गोविंद बल्लभ पंत जी एक तो पॉइंट सबको पता है कि क्या थे? इनको भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1957 में मिला था। और फर्स्ट सीएम थे 1956 से 1954। कितने साल? 8 साल थे। तो इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी कब? 1903 में। हिमालय पुत्र गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र किनको बोला जाता है? गोविंद बल्लभ पंत जी को बोला जाता है। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। अब बात करते हैं चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1934 में हुआ था। और ये क्या थे? चिपको आंदोलन के लिए इन्होंने क्या किया था? दालियों का दगड्या, एक एनजीओ का इन्होंने गठन किया था। किसने किया था? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने किया था। किस लिए किया था? चिपको आंदोलन को जो एक होती है गति देने के लिए इन्होंने क्या किया था? दालियों का दगड्या नामक एनजीओ का इन्होंने गठन किया था। और इन्होंने उत्तराखंड में दसौली ग्राम स्वराज दल की स्थापना भी करी थी। किसने करी थी? ये चंडी प्रसाद भट्ट जी ने करी थी। क्या करी थी? दसौली ग्राम स्वराज दल की स्थापना। ईयर क्या था? 1964। और इन्होंने क्या किया था? उत्तराखंड में सर्वोदयी मंडल के क्या थे? संयोजक भी रहे थे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट और है इनके बारे में, चंडी दत्त प्रसाद भट्ट जी के बारे में, कि इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। और ये कब मिला था? 1982, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा भी गया है। सुंदरलाल बहुगुणा जी कौन थे? इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये क्या थे? एक तो पर्यावरण प्रेमी थे और दूसरा किससे जुड़े हुए थे? चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? टेहरी में हुआ था। और कौन है? अब विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी के बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है। तो जो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। 7th का बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा। और इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी बातें कर चुके हैं। अब देखते हैं हरि प्रसाद टमटा जी कौन थे। हरि प्रसाद टमटा जी से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि दलित वर्ग को शिल्पकार नाम किसने दिया था? तो दलित वर्ग को शिल्पकार नाम मुंशी हरि प्रसाद टमटा जी ने ही दिया था। इनके आगे मुंशी लगाया जाता है। हरि प्रसाद टमटा जी को क्या किया था? इन्होंने दलित वर्ग को शिल्पकार नाम दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इन्होंने क्या किया था? टमटा सुधार सभा की गठन भी किया था। किसने किया था? हरि प्रसाद टमटा जी ने किया था। कब किया था? 1905 यानी कि 1905 में किया था। बाद में जब यही जो सभा थी टमटा सुधार सभा, बाद में शिल्पकार सभा के नाम से जानी गई। और एक फैक्ट और आता है इनके हरि प्रसाद टमटा जी से रिलेटेड कि समता अखबार का संपादन किसने किया था? तो किसने किया था? ये भी क्या किया था? हरि प्रसाद टमटा जी ने किया था। समता मतलब होता है समान। समता का प्रतिपादन किसने किया था? संपादन किसने किया था? हरि प्रसाद टमटा जी ने ही किया था। कहाँ से होता था ये अखबार का संपादन समता का? अल्मोड़ा से। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि समता अखबार का संपादन कहाँ से किया जाता था? तो कहाँ से किया जाता था? अल्मोड़ा से किया जाता था। देखो, मैंने इससे पिछले वीडियो में या उससे पिछले वीडियो में एक बनाया था कि किस अखबार का संपादन कहाँ से हुआ था। तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप उसको ज़रूर उत्तराखंड परीक्षा वाली की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं।
अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इस हरिप्रसाद टमटा जी हो गए, इंद्रमणि बडोनी जी हो गए, गोविंद वल्लभ पंत जी हमने देख ही लिया, और क्या है हमारा गौरीदत्त पांडे जी। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन जो कि है हमारा, किस नेता की मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल से हुई थी। तो सभी को इसका आंसर पता होगा, वैसे तो बेसिक क्वेश्चन है। कौन है वैसे इसका आंसर मैं एक बार बता देता हूँ, देव सुमन जी, श्री देव सुमन इनको बोला जाता है। कब हुई थी? 1942 में 84 दिन की जिन्होंने भूख हड़ताल रखी थी आमरण अनशन करने के दौरान। तो 1942 में इनकी मृत्यु हो गई थी श्रीदेव सुमन जी की। तो 8th का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। हम देव सुमन जी के बारे में एक दो फैक्ट और देखते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी कि जो ईयर है वो गलत लिखा गया है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1944 में हुई थी। डेट क्या थी? 25 जुलाई 1944। ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, श्रीदेव सुमन जी की डेथ कब हुई थी? तो 25 जुलाई 1944। इन्होंने जो आमरण अनशन किया था वो 3 मई 1944 यानी कि 3 मई ऑफ 1944 से स्टार्ट किया था। कितने दिन किया था आमरण अनशन? 84 डेज़। 84 डेज़ के बाद इनकी आमरण अनशन करते हुए भूख हड़ताल से इनकी क्या होगी? डेथ हो गई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? टिहरी गांव में हुआ था। एक क्वेश्चन इनसे ये पूछा जाता है श्री देव सुमन जी से रिलेटेड कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? तो किसने करी थी? श्री देव सुमन जी ने करी थी 1939 में। अब हम बात करते हैं, अच्छा नरेंद्र दत्त सकलानी जी कौन थे? ये विश्वेश्वर दत्त सकलानी के छोटे भाई थे। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने काफ़ी एग्जाम में देखा होगा कि चारण नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? शिव प्रसाद डबराल। इनका उपनाम क्या है? चारण। अच्छा चारण नाम क्यों पड़ा? तो चारण नाम इनके घुमक्कड़ी, इनका शौक था, उसकी वजह से इनको नाम क्या दे दिया गया? चारण। तो इनके नाम के आगे लगाया जाता है शिव प्रसाद डबराल चारण। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था पौड़ी गढ़वाल के एक गांव गहली में। और इनका कर्मस्थली क्या थी? ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि शिव प्रसाद डबराल जी की कर्मस्थली क्या थी। तो कर्मस्थली थी दुगड्डा। अब इनसे रिलेटेड देखिए, ये साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, तो इनसे रिलेटेड कुछ पुस्तकें पूछी जाती हैं, जैसे कि उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास किसने लिखा? शिव प्रसाद डबराल चारण जी ने लिखा। उत्तराखंड यात्रा दर्शन किसने लिखा? शिव प्रसाद डबराल जी ने लिखा। उत्तराखंड के अभिलेख में मुद्रा किसने लिखा? शिव प्रसाद डबराल जी ने लिखा। और गोरा बादल और गुहादित्य, ये दो अलग अलग हैं, गोरा बादल और गुहादित्य भी इन्होंने ही लिखा। और शिव प्रसाद डबराल चारण जी से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो शिव प्रसाद डबराल जी को ही कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। तो देखो कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं का केसरी एक ही बात है। तो कौन जाना जाता है? मैंने आपको अभी बताया था बद्रीदत्त पांडे जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन से आपके करीब नहीं भी निकलेंगे तो 10 से 20 फैक्ट निकलेंगे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। जैसे कि मैंने उसमें बताया था आपको, इससे जो पहले क्वेश्चन बताया था कि कुमाऊं केसरी के नाम से जाने जाते हैं बद्रीदत्त पांडे जी। और बद्रीदत्त पांडे जी अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया था। कब से कब तक? ईयर पूछा जाता है 1913 से 1918 के बीच में, यानी कि 5 साल। और अल्मोड़ा अखबार का को स्टार्ट किसने किया था? डिबेटिंग क्लब ने। और डिबेट कौन करता है? जिसके पास क्या होती है? बुद्धि होती है। तो बुद्धि से हमारा क्या बना था? बुद्धि बल्लभ पंत जी ने की थी डिबेटिंग क्लब की स्थापना। कब करी थी? 1870 में। तो ये कुछ फैक्ट बने थे उनसे रिलेटेड। और अब हम जानते हैं हरगोविंद पंत जी के बारे में। हरगोविंद पंत जी के बारे में एक फैक्ट ये है इम्पोर्टेंट कि इन्होंने 1928 में एक प्रथा का अंत किया था जिसमें कहा जाता था कि ब्राह्मणों द्वारा हल नहीं चलाया जाता। तो इन्होंने स्वयं 1928 में क्या किया था? हल चलाकर उस प्रथा को तोड़ा था। और इनसे रिलेटेड एक फैक्ट क्या है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी हरगोविंद पंत जी को ही कहा जाता था। तो इन्होंने जो हल इन्होंने जो जोता था खेत में, वो कहाँ जोता था? बागेश्वर में जोता था। अब बात करते हैं हम बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, बद्रीदत्त पांडे थे, कौन थे बद्रीदत्त पांडे जी? कुछ हमको एक ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अनुसार हम बताते हैं, पढ़ते हैं। पहले ऑप्शन, कुली बेगार आंदोलन के नायक बद्रीदत्त पांडे जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य, बिल्कुल ठीक। और कुली बेगार आंदोलन के नायक भी थे। कौन थे? बद्रीदत्त पांडे जी। तो हमारा यहाँ पे पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हिंदू महासभा के सदस्य नहीं थे। कौन? बद्रीदत्त पांडे जी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 12th क्वेश्चन की। बोरीवाली से बोरी बंदर तक के लेखक, बोरीवाली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन थे? तो वो थे हमारे शैलेश मटियानी जी। अच्छा, शैलेश मटियानी जी के हम बारे में बात कर लेते हैं।
तो शैलेश मटियानी जी का जन्म हुआ था बाड़े छीना अल्मोड़ा में, इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने एक पत्रिका थी जिसका नाम था जनपक्ष का संपादन भी किया था। और आप ये देख ही रहे हैं कि बोरी वाली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन है, शैलेश मटियानी जी, तो ये आपको याद रखना है। और हम बात करते हैं गौरा पंत सिवानी जी के बारे में। तो गौरा पंत सिवानी जी का जन्म, पहली बात तो ये जान लीजिए कि उत्तराखंड में नहीं हुआ था, लेकिन ये कुमाऊनी परिवार को बिलोंग करती थी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, वो हुआ था गुजरात के राजकोट में। इनकी जो इम्पोर्टेंट रचना है, एक है विस्कन्या, 14 फेरे, भैरवी, कैंजा, गहरी नींद। तो इनकी कुछ मुख्य रचना है, तो ये आप सभी को याद रखनी है। अगर आपने वीडियो पसंद अभी तक नहीं किया है, यानी कि वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हम 13 क्वेश्चन की अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड, जो कि मसूरी में रहते थे, की प्रथम रचना है। देखिए इस क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि रस्किन बॉन्ड जो थे वो बाल साहित्यकार थे, दूसरा वो अंग्रेजी के रचनाकार थे, अंग्रेजी में उपन्यास लिखा करते थे। तो जो इनकी प्रथम रचना है वो है हमारी रूम ऑफ द रूफ इनकी पहली रचना है बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जी की। अब जान लेते हैं रस्किन बॉन्ड जी का जन्म कहाँ हुआ था। ये मूलतः हिमाचल प्रदेश में कसौली जगह पड़ती है एक, वहाँ इनका जन्म हुआ था 1935 में। और इनका जो ये वैसे जो रहने लगे थे उसके बाद वो उत्तराखंड में देहरादून के मसूरी में रहने लगे थे। और इनकी जो प्रथम पुस्तक थी वो आपने पढ़ी ली, रूम ऑफ द रूफ। 2005 में इन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि भी इनको मिली थी। कहाँ से मिली थी, गढ़वाल विश्वविद्यालय से। कब मिली थी, 2005 में। अब बात करते हैं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1973 यानी कि 1973। इसी के साथ और कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब, 1973 में। अगर हम बात करें मसूरी से, हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और निकल के आता है कि लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी, मसूरी में हुई थी, लेकिन हुई कब थी, 1 सितंबर 1959 यानी कि 1 सितंबर 1959 में। कहाँ, मसूरी में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अधिकतर एग्जामों में देखने को मिल जाएगा। मसूरी की अगर एक बात और करें तो मसूरी में वाहनों पर इको टैक्स लगाया गया था। तो कब लगाया गया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2009 यानी कि 2009 से वाहनों पर इको टैक्स लगाया गया था। अच्छा, मसूरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है हमारे पास कि जल विद्युत परियोजना, उत्तराखंड की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। ये भी कहाँ पर है, मसूरी में ही है। और जो ये जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं, इनसे उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में कितने % का फ़ायदा होता है, तो 12% का फ़ायदा होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कितने % का, 12% का। तो देखो मसूरी से ही हमारे इतने क्वेश्चन उठ के आगे। अगर अच्छा और मसूरी की अगर हम बात करें, क्योंकि मसूरी से रिलेटेड काफ़ी फैक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी मसूरी को ही कहा जाता है। और लाल टिब्बा भी कहाँ है, ये भी मसूरी में है। तो ये 2 क्वेश्चन और बन गए हमारे यहाँ से। मसूरी में एक आपको मिलेगा दूधली भद्रराज मेला। कौन सा मेला, दूधली भद्रराज मेला भी मसूरी में ही होता है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और मसूरी को हम और क्या कहते हैं, भारत का एडिनबरा कहते हैं, पर्वतों की रानी कहते हैं। और मेनली मसूरी में कौन सा खनिज होता है, तो वो होता है संगमरमर का। वैसे मैंने संगमरमर का यानी कि खनिजों से संबंधित एक अलग से वीडियो बना रखा है। वहाँ पे उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी खनिज संसाधन हैं वो सभी आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से उस वीडियो से उत्तराखंड के खनिज संसाधनों के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। और हम बात करें अगर मसूरी में कौन सा संगमरमर मिलता है, तो क्रीम रंग का भारी व सख्त चूना पत्थर मिलता है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। कौन से रंग का, क्रीम रंग का। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मसूरी से कि सबसे छोटा वन्य जीव विहार वो कहाँ पर है, वो भी मसूरी में ही है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र है इसलिए क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वो कौन है, हमारे सुमित्रानंदन पंत जी। वैसे मैं सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में आपको पिछले वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ, जल्दी से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं
कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था 1990 में, कहाँ, कौसानी में। और ये कैसे कवि थे? छायावादी कवि थे। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा कि कौन से कवि हैं छायावादी कवि। और छायावादी कवि कौन से हैं? एक है महादेवी वर्मा जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बचपन का इनका नाम क्या था? गोसाई दत्त। किसका नाम था? सुमित्रा नंदन पंत जी का बचपन का नाम था गोसाई दत्त। और किसके सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी पड़ा? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। किसके सुझाव पर? सुमित्रा नंदन पंत जी के सुझाव पर। और इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था 1938 में, यानी कि 1938 में, जो कि एक मासिक पत्रिका थी, यानी कि महीने में आने वाली जो पत्रिका होती है वो थी। क्या था उसका नाम? प्रगतिशील। यानी कि प्रगतिशील पत्रिका का संपादन भी किसने किया है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कौसानी से, बागेश्वर। और कैसे कवि हैं? छायावादी कवि। बचपन का नाम गोसाई दत्त। अब हम जानते हैं लीलाधर जगुड़ी जी के बारे में। लीलाधर जगुड़ी जी से रिलेटेड हमारे काफ़ी फैक्ट निकल के आएंगे, तो इनको एक बार हम डिटेल में जान सकते हैं। जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1944 में। अच्छा, 1944 से आपको एक ईयर याद आना चाहिए, 25 जुलाई 1944। क्या कौन सी डेट है? इस डेट को श्री देव सुमन जी की मृत्यु हो गई थी आमरण अनशन करने के बाद। अब हम देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था लीलाधर जगुड़ी जी का। तो धंगल, एक टेहरी में जगह पड़ती है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? टेहरी में। आप याद रख सकते हैं। अब टेहरी से रिलेटेड एक फैक्ट और आता है हमारे एग्ज़ाम में कि एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में है। लेकिन जो सबसे कम जनसंख्या है, प्रतिशत के मामले में हम बात कर रहे हैं फिलहाल, प्रतिशत के मामले में सबसे कम जनसंख्या हमारी टेहरी में ही है, जहाँ लीलाधर जगुड़ी जी का जन्म हुआ है, जहाँ टेहरी डैम है। और टेहरी डैम की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। और टेहरी डैम से प्रभावित ग्रामीण पुनर्वास को कहाँ पे भेजा गया है? पहला पशुलोक, जो कि कहाँ पड़ता है? ऋषिकेश में पड़ता है। दूसरा पथरी, जो कि हरिद्वार में पड़ता है। टेहरी से रिलेटेड एक दो तालों के बारे में भी जानते हैं। टेहरी बासुकी ताल और महासर ताल। और एक है हमारी शैमियर नाट्य क्लब की स्थापना, ये भी कहाँ पर हुई है? सब टेहरी में हुई है। जो हमारी ताल है, बासुकी ताल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन से पानी का ताल लाल है? कौन से पानी का ताल है? बासुकी ताल। और बासुकी ताल कहाँ पर है? टेहरी में है। आप बासुकी ताल को ऐसे याद रख सकते हैं कि जब बासी पानी लाल हो जाता है, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि बासुकी का ताल का पानी क्या है? लाल पानी है। और एक आता है महासर ताल। तो जो महासर ताल है उसको हम भाई बहन का ताल भी बोलते हैं। और ये भी कहाँ पर है? हमारा टेहरी में ही है। और भाई बहन का जो ताल है, ये इसका जो शेप है वो क्या है? कटोरे नुमा है। समझ में आया? महासर ताल को आप ऐसे भी आ सकते हैं कि माँ भाई बहन, यानी कि जो तीनों रिलेशन में हो गए, तो ये कहाँ पर है? टेहरी में है। और बाकी एक जगह जाके ठहर गए। आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे एक नाट्य क्लब, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि शैमियर नाट्य क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी टेहरी में। और किसने करी थी? तो जो ये किसने करी थी, ये थे भवानी दत्त उनियाल जी ने इसका स्थापना करी थी। अब हम बात कर रहे थे लीलाधर जगुड़ी जी के बारे में। तो लीलाधर जगुड़ी जो हैं, कहाँ पे इनका जन्म हुआ? धंगल टेहरी में। ये तो आप नहीं भूलेंगे। अब कब हुआ था? 1944 में। जो उन्होंने रचना करी है वो महाकाव्य के बिना, इनका जो मेन जो क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाता है कि महाकाव्य के बिना की जो रचना है वो किसने करी है? तो लीलाधर जगुड़ी जी ने करी। ये मेन फैक्ट है इसको लीलाधर जगुड़ी से संबंधित। और शंखमुखी शिखरों पर अनुभव के आकाश में चांद, बची हुई पृथ्वी, और भी इनके क्या हैं? काफ़ी अधिक जो इनकी हैं रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं वीरेन डंगवाल जी के बारे में। तो ज़्यादा इनके बारे में जानने वाला कुछ नहीं है, बस इनकी एक दो जो रचनाएं हैं वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। पहली है इसी दुनिया में, दूसरा है दुष्चक्र में इस तृष्ठा, दुष्चक्र में इस तृष्ठा। तो ये वीरेन डंगवाल जी की रचना है। अब हम बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में हम बात कर चुके हैं, लीलाधर जगुड़ी जी के बारे में बात कर चुके हैं, वीरेन डंगवाल जी के बारे में बात कर चुके हैं। अब बचे इलाज चंद्र जोशी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इनके उपन्यास, इलाज चंद्र साहब याद रख सकते हैं कि इलाज किसका करते हैं? जिसके पास भूत प्रेत की छाया पड़ जाती है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो इनका जो उपन्यास है वो यही है, प्रेत एंड छाया, प्रेत और छाया इनका उपन्यास है। एक है इनका सन्यासी, एक है घृणामही, जिससे घृणा करते हैं उसका भी लोग इलाज कर सकते हैं। पर्दे की रानी, प्रेत एंड छाया, सन्यासी। तो 4-5 इनके जो उपन्यास हैं ये आपको याद रखने हैं।
दूसरा, इन्होंने एक पत्रिका का संपादन भी किया था। हम किसकी बात कर रहे हैं? इलाचंद जोशी के बारे में। सुधाकर पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। और ये क्या थे? एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। कैसे थे उपन्यासकार? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। जन्म कहाँ हुआ था इनका? अल्मोड़ा में हुआ था। हमने इससे रिलेटेड बहुत फैक्ट एग्जाम में अभी हम जाने, जो कि हमारे एग्जाम में काफ़ी काम आएंगे, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाले हमारे क्या होते हैं? प्रश्न होते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर किसी को नहीं याद होते। तो जो इन क्वेश्चनों को एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर ले आता है, उसके अटैम्प्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति। तो इसका आंसर सभी को पता है, कौन है हमारे? 15th का आंसर क्या होगा? गोविंद बल्लभ पंत जी। गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में हम कल भी बात कर चुके हैं। एक बार मैं जल्दी से आपको रिवीजन करा दूं। गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा में खूंट एक जगह पड़ती है, वहाँ इनका जन्म हुआ था 1887 को। और 1885 में क्या हुआ था आपको पता होगा? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, यानी कि 2 साल बाद इनका जन्म हो गया था गोविंद बल्लभ पंत जी का। और जो इनका उपनाम है वो क्या है? हिमालय पुत्र। और वो इनको नाम किसने दिया हिमालय पुत्र? जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको उपनाम दिया था। और इनका और क्या कहते हैं इनको? गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र भी इनको कहा जाता है। और इन्होंने ये सीएम कब से कब तक रहे? तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो 1946 से लेके 1954 तक, यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैं यहाँ पे जितने भी फैक्टों की बात कर रहा हूँ वो सभी के सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हैप्पी क्लब की स्थापना किसने करी थी? गोविंद बल्लभ पंत जी ने ही करी थी हैप्पी क्लब की स्थापना। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गोविंदा, और गोविंदा कौन था? था? एक कॉमेडियन। क्या है? हमारे हीरो हैं गोविंदा जी, आप सभी को पता है। और इसलिए उन्होंने, गोविंद बल्लभ पंत जी ने हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी 1903 में। अच्छा, भारत रत्न पाने वाले गोविंद बल्लभ पंत जी को किस ईयर में भारत रत्न मिला था? तो 1957 को मिला था। ये भी आपको याद रखना है। कुमाऊं परिषद के गठन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? गोविंद बल्लभ पंत जी ने। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, यानी कि 16th क्वेश्चन की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला। तो जो कौन थी प्रथम महिला? उनका नाम है बिस्नी देवी शाह। अब हम जानते हैं बिस्नी देवी शाह के बारे में। ये कहाँ की रहने वाली हैं? बागेश्वर की रहने वाली थी बिस्नी देवी शाह। और उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला कौन है? बिस्नी देवी शाह। तो हम बात करते हैं अब ए ऑप्शन, यानी कि सरला बहन के बारे में। इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सरला बहन थी, इनका जन्म 1901 में इंग्लैंड में हुआ था, यानी कि ये यहाँ की रहने वाली नहीं थी। तो इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था कैथरीन हाइलामन। किसका नाम था? सरला बहन का नाम क्या था? कैथरीन हाइलामन। अब हम बात करते हैं कुंती वर्मा जी के बारे में। कुंती वर्मा जी के बारे में कि ये कहाँ की रहने वाली हैं? अल्मोड़ा की रहने वाली थी कुंती वर्मा जी। 4th है विद्यावती डोभाल। तो विद्यावती डोभाल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे पास कि गढ़वाल की फर्स्ट महिला लेखिका यही थी। और इनकी एक रचना एग्जाम में पूछी जाती है, अमृत की बूंदें। तो अमृत की बूंदें भी किसने लिखी है? विद्यावती डोभाल जी ने लिखी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, इससे आपके कम से कम 20 क्वेश्चन आराम से बनेंगे। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी जी को। अब जिया रानी जी कौन थी उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला फैक्ट तो ये कि जो जिया रानी जी हैं, जिया रानी जी थी वो कत्यूरी रानी थी। और ये किसके पत्नी थी? तो ये पत्नी थी प्रीतम देव जी की ये पत्नी थी। इनका जो मूल नाम था जिया रानी जी का वो था मौला देवी। और इनके 3 पुत्र थे। पहला था नाम धामदेव या घामदेव भी बोला जाता है, दूसरा डुलाशाही, तीसरा है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव से रिलेटेड एक एग्जाम में फैक्ट पूछा जाता है कि किसने ब्राह्मणों को अपनी डोला पाल के ढोने को विवश कर दिया था। तो किसने किया था? ब्रह्मदेव ने किया था। अब ब्रह्मदेव का एक और नाम से जाना जाता है, इनको वीरदेव के नाम से जाना जाता है। और इसको बोला जाता है निरंकुश राजा। ठीक हो गया। अब हम जिया रानी जी के और भी उपनाम जानते हैं। क्या कहा जाता है इनको? कुमाऊं में न्याय की देवी भी कहा जाता है जिया रानी जी को। और इनके नाम से मेला भी लगता है, एक रानी बाग में लगता है, दूसरा लगता है रानी खेत में। और जिया रानी जी के उपनाम क्या हैं? पिंगला हैं और क्या हैं? प्योला हैं। और भी बहुत कुछ है इनके बारे में जानने के लिए जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं कि कत्यूरी राजा और जिया रानी जी के पति प्रीतम देव का अन्य नाम क्या है? तो क्या है? पिथौरा शाही।
तो यानी कि पिथौरागढ़ के संस्थापक भी कौन थे? प्रीतम देव ही थे। और पिथौरागढ़ कौन सी घाटी में है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। सोर घाटी में है पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ की महिलाएं एक गीत गाती हैं जिसको कत्यूड़ी गढ़ कहते हैं। कौन सा गीत है वो? दीपक गीत उसको कहते हैं। अब हम जानते हैं कर्णावती जी के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पहले तो हम जानते हैं कर्णावती जी के पति का नाम। तो इनके पति का नाम था महीपति शाह। महीपति शाह इनके पति का नाम था। और अल्मोड़ा युद्ध में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी महीपति शाह जी की। और पहली महीपति शाह यानी कि कर्णावती जो है कौन से वंश से संबंधित हैं? यानी कि महीपति शाह कौन से वंश से संबंधित हैं? तो वो है परमार वंश से संबंधित हैं। ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि परमार वंश का जो शासन था उत्तराखंड में वो 888 से लेके यानी कि 888 से लेके 1949 तक था। समझ में आया? और परमार वंश की स्थापना किसने करी थी? तो कनकपाल ने करी थी। और इनके ससुर कौन है? भानु प्रताप जी हैं। कनकपाल कहाँ के थे? गुजरात के थे। और भानु प्रताप कौन था? चांदपुर गढ़ का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं महीपति शाह के बारे में। इनका पुत्र था पृथ्वीपति शाह। तो जो पृथ्वीपति शाह था उस महीपति शाह की मृत्यु के बाद उसने शासन किया, लेकिन किसके संरक्षण में? तो वो किया था कर्णावती जी के संरक्षण में। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्णावती जी का जो संरक्षिका का जो काल था वो कब से कब तक था? तो वो था 1634 से लेके 1640 तक, यानी कि 7 साल। 7 साल इन्होंने पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका के रूप में काम किया था। और ये कौन थी इनकी? ये इनकी थी माता। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। कर्णावती से रिलेटेड जो कि 1-2 एग्जाम में और क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कर्णावती का जो उल्लेख है नागकटी रानी के रूप में वो किसने किया है? तो वो किया है निकोलस मनुची ने। तो निकोलस मनुची ने कौन सी पुस्तक में किया है? तो वो किया है इन्होंने हिस्ट्री ऑफ मुगल में। तो ये एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से और बन गया कि हिस्ट्री ऑफ मुगल के रचनाकार कौन है? निकोलस मनुची। और कर्णावती के अन्य नाम और क्या क्या हैं जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं? एक है ताराबाई और दूसरा है गोलकुंडा की दुर्गावती भी इनको कहा जाता है। किसको? कर्णावती जी को कहा जाता है। वैसे तो मैं डिटेल में ये सब कुछ आपको हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड का जो मैंने बना रखा है उत्तराखंड परीक्षावाणी में, कि उत्तराखंड परीक्षावाणी से हटकर एक प्लेलिस्ट और बनाई गई है हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। 1-2 फैक्ट और जान लेते हैं। जैसे कर्णावती ने क्या किया था? मवालस्यु महादेव का एक मंदिर है उसका जीर्णोद्धार भी इन्होंने किया था। और कर्णावती का जो महल है वो कहाँ पर है? नवादा में है। कहाँ है नवादा? ये देहरादून में पड़ता है। और जो इनका कर्णावती का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हम बताना भूल ही गए, यानी कि आप जो कर्णावती का जो इनको क्या कहा जाता है? नागकटी रानी कहा जाता है। ये तो खैर मैंने आपको बता ही दिया। तो जो इनका नागकटी रानी इनको क्यों कहा जाता था? इनके एक सेना नायक इनके दोस्त थे जिनका नाम था बेग मुगल के परामर्श पर अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वालों की नाक काटने की इन्होंने परंपरा शुरू कर दी थी। किसने? कर्णावती ने कर दी थी, जो कि परमार वंश से संबंधित हैं। तो तब से इनका नाम क्या रखा गया? कर्णावती। और कर्णावती जी ने ही शाहजहाँ के भेजे गए नवाजत खां के नेतृत्व में भेजी गई मुगल सेना के क्या कर दिया था? नाक कान काट दिए थे। तब से इनका नाम क्या पड़ गया था? कर्णावती रानी पड़ गया था, यानी कि नागकटी रानी पड़ गया था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्योंकि हम बिस्नी देवी शाह के बारे में जान चुके हैं कि उत्तराखंड से जेल जाने वाली कौन थी? प्रथम महिला थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किसका संबंध कला से नहीं है? तो 18th का डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। देवी दत्त पंत जी का संबंध कला से नहीं है। तो मौलाराम कौन थे? मौलाराम के बारे में जानते हैं। मौलाराम के वंशज दिल्ली से श्रीनगर आए थे। श्रीनगर कौन से वाले? पौड़ी गढ़वाल वाले। कब आए थे? 1658 में आए थे। और इनकी रचना है एक जो कि प्रसिद्ध रचना है, ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। किसकी? मौलाराम जी की। उसका नाम है गढ़ राजवंश। इनकी जो कुल रचनाएं प्रकाशित हुई थी तब तक, तो उसका नाम था कुल रचनाएं जो थी 25 रचनाएं थी। और इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है इनसे संबंधित कि गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता कौन है? तो वो है मौलाराम। एक क्वेश्चन और कि मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? तो वो दिलाई थी मुकुंदी लाल जी ने। और मुकुंदी लाल कहाँ से बिलोंग करते हैं? चमोली से बिलोंग करते हैं। और मुकुंदी लाल की एक रचना है गढ़वाल पेंटिंग्स।
समझ में आया? तो अब हम जानते हैं अगले क्वेश्चन, भैरव जोशी जी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत, कि इनका जन्म हुआ था 1918 में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने अनेक पेंटिंग्स बनाए और कविताएं लिखी हैं, तो ज़्यादा कुछ इनके बारे में है नहीं। अब हम बात करते हैं 19 के रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है। तो रणवीर सिंह बिष्ट का जो संबंध है वो है चित्रकला से। इनकी चित्रकलाएँ कौन कौन सी हैं मेनली? वो हैं पहाड़ी लोक नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने का सहारा, पहाड़ी घसियारे, कुछ ऐसे ही इनकी और भी इनकी क्या हैं, मुख्य रचनाएं हैं। अब हम जानते हैं, अब बात करते हैं भारत की नहीं, यानी कि अगले क्वेश्चन की, भारत की नहीं विश्व की पहली मेजर जनरल। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि विश्व की पहली मेजर जनरल है तो वो कौन है? कुमारी माया टमटा। और जो माया टमटा जी हैं ये अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। इनके पिता क्या थे? ब्रिगेडियर थे। तो इनकी जो पढ़ाई हुई थी वो पुणे में हुई थी। अब बात करते हैं प्रभाकरण जी के बारे में। प्रभाकरण जी का जन्म 1955 में यानी कि 1955 में गढ़वाल में हुआ था, और ये एक क्या थी? लेखिका थी। दीक्षा बिष्ट कौन थी? जो दीक्षा बिष्ट थी एक वैज्ञानिक पत्रिका है जिसका नाम है विज्ञान प्रगति, तो उसका इन्होंने संपादन किया था। और इनसे रिलेटेड एक फैक्ट और है कि एक दूरदर्शन में एक पहले नाटक आता था, प्रोग्राम आता था जिसका नाम था पल्लव, तो वो भी इन्होंने ही लिखा था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला, तो वो कौन है? उनका नाम है 21 का बी हंसा मनराल जी। अब बात करते हैं ऋतु उपाध्याय जी की। जो ऋतु उपाध्याय हैं वो अल्मोड़ा की रहने वाली हैं, और मिस वर्ल्ड वाइड के खिताब से इनको सम्मानित किया गया था। किसको? ऋतु उपाध्याय जी को। और निहारिका सिंह के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि निहारिका सिंह को मिस इंडिया अर्थ 2005 में चुना गया था, और ये कहाँ की रहने वाली थी? उत्तराखंड की ही ये रहने वाली थी। गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? ये क्वेश्चन मैं आपको कल ही बता चुका हूँ, यानी कि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो वो हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। मुकुंदीलाल जी के बारे में मैं बता ही चुका हूँ आपको। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के बारे में आपने जान ही लिया कि इनको क्या कहते हैं? गढ़ केसरी के नाम से जानते हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे, तो कौन थे गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध? वो आप सभी को पता है कौन है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। अब देखो, इससे एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे और बनता है कि अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी तो कहते ही थे, उनका दूसरा नाम और क्या था? तो कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि काली कुमाऊँ का चाणक्य भी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को कहा जाता था, काली कुमाऊँ का चाणक्य। और वैसे काली कुमाऊँ किसको बोला जाता था? चंपावत को बोला जाता था पहले, काली कुमाऊँ, हाँ काली कुमाऊँ, ठीक है। और हमने मुकुंदीलाल जी के बारे में भी पढ़ा था। मुकुंदीलाल जी का जन्म कब हुआ था? 1885, और 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और जो मुकुंदीलाल हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? चमोली में एक जगह है पाटली। वैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ ये सारी, लेकिन जल्दी से आपको एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। इनको जेल हुई थी मुकुंदीलाल जी को, कहाँ पे हुई थी जेल? नैनी जेल हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। और 1919 में हमारा कौन सा एक मोस्ट इंपोर्टेंट घटनाक्रम था आधुनिक भारत का? वो था रॉलेट एक्ट। आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट की घटना हुई थी। एक जलियांवाला बाग हत्याकांड भी जो हमारा कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और रॉलेट एक्ट भी हमारा 1919 में ही हुआ था। मुकुंदीलाल जी के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था स्वराज दल की तरफ से, और इन्होंने क्या किया था? मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाई थी। मौलाराम आपको पता है कि इनके वंशज 1658 में यानी कि 1658 में दिल्ली से श्रीनगर आए थे। श्रीनगर कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल वाले श्रीनगर आए थे। मौलाराम क्या थे? एक कवि थे, और इनके वंशज मैंने आपको बता दिया कहाँ से आए थे? दिल्ली से। मौलाराम जी के बारे में एक प्रसिद्ध जो इनकी रचना है वो काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है, जिसका नाम है गढ़ राजवंश। कुल रचना उन्होंने कितनी करी थी? तो 25, और किसी किसी किताब में आपको थोड़ा बहुत फेरबदल मिल सकता है। तो कुल रचना इनकी है 25। और इनको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है मौलाराम जी से कि गढ़वाली चित्रकला के जन्मदाता, तो वो भी कौन थे? मौलाराम जी थे। और मुकुंदीलाल जी के बारे में एक फैक्ट और जान लेते हैं कि इनकी जो रचना है कौन सी रचना है? गढ़वाल पेंटिंग्स। काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है मुकुंदीलाल जी की रचना गढ़वाल पेंटिंग्स। कहाँ के हैं ये? चमोली के। अब हम बात करते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के बारे में हमने देख लिया, और ये जो कुछ इनके बारे में ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर लगेगा मुझे तो मैं बाद में इंक्लूड कर लूँगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
किसने कहा था कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है। देखो, ये कहा था श्रीदेव सुमन जी ने कहा था। ये श्रीदेव सुमन जी ने काफ़ी और भी डायलॉग, मतलब काफ़ी और भी इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। जैसे कि इन्होंने कहा था, तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। ये इन्होंने तब कहा था जब ये गांधी जी से मिलने के बाद उत्तराखंड में जब प्रवेश कर रहे थे, तो इनको अंग्रेज़ों द्वारा प्रवेश नहीं दिया जा रहा था और इनको 1 साल बाद उन्होंने दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करी। उस समय इनको जेल में डाल दिया गया और जेल में डालने के बाद इनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था। तो उस समय इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते। तो ये भी इन्होंने कहा था। किसने कहा था? श्रीदेव सुमन जी ने। श्रीदेव सुमन जी का एक स्टेटमेंट और भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलने की बजाय 2 हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को काट देंगे। तो ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि कुल मिला के आप इसको ऐसे रख सकते हैं कि गंगा हमको अलग अगर करती है तो हम गंगा को काट देंगे। तो ये स्टेटमेंट भी किसने दिया है? श्रीदेव सुमन जी ने दिया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था श्रीदेव सुमन जी का? तो श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था टिहरी के जौल गांव में। टिहरी के जौल गांव में श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था। और श्रीदेव सुमन जी के बारे में और 1-2 फैक्ट जानते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 25 जुलाई 1944, यानी कि 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके बारे में एक फैक्ट और आता है एग्ज़ाम में कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने करी? तो वो भी इन्होंने करी थी 23 जनवरी 1939, यानी कि 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? श्रीदेव सुमन जी ने ही करी थी। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और इनकी 84 दिन के बाद क्या हो गई थी? इनको मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? मैंने आपको बताया 25 जुलाई 1944, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी, आमरण अनशन कर दिया था इन्होंने। और जानते हैं, और हाँ, आपको लगता होगा कि मैं जो ईयर होते हैं एक बार हिंदी में बोलता हूँ, एक बार इंग्लिश में बोलता हूँ। देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं इंग्लिश मीडियम के जिनको हिंदी में काउंटिंग समझ में नहीं आती, तो मैं बस एक बार ये समझ लीजिए उनके लिए बोल देता हूँ। बाकी इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, अगर किसी को बुरा लगा हो। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्या बनता है? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे है बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे के बारे में क्या है? इनका जन्म कहाँ हुआ था? हरिद्वार में हुआ था। कनखल जगह वहाँ एक पड़ती है। शिक्षा इन्होंने कहाँ ली थी? अल्मोड़ा में ली थी। किसने? बद्रीदत्त पांडे जी ने। बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अल्मोड़ा अखबार का संपादक कौन थे? तो वो कौन थे? बद्रीदत्त पांडे ही जी थे। लेकिन जो अल्मोड़ा अखबार था, ये इसका प्रकाशन आपका 1871 में शुरू हो चुका था। और किसने किया था? डिबेटिंग क्लब द्वारा। डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसने करी थी? बुद्धि बल्लभ पंत ने करी थी। कब करी थी? 1870 में, यानी कि 70 में इसकी स्थापना हुई। और उसके 1 साल बाद ही अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन इन्होंने शुरू कर दिया था। किसने? बुद्धि बल्लभ पंत ने। कैसे याद रखेंगे? मैंने आपको पहले भी ये चीज़ जैसे मैं बता चुका हूँ, बुद्धि जिसके पास होगी वही डिबेट करेगा। तो इसलिए बुद्धि बल्लभ पंत किससे जुड़े हुए हैं? डिबेटिंग क्लब से जुड़े हुए हैं। अखबार के संपादक बद्रीदत्त पांडे जी अल्मोड़ा अखबार के संपादक कितने साल रहे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो 5 साल रहे थे ये बद्रीदत्त पांडे जी अल्मोड़ा अखबार के संपादक। कब से कब तक? देखो, मैंने आपको जैसे कि बताया 1913, यानी कि 1913 से 1918 तक, तो 5 साल ये रहे। उसके बाद ये अखबार बंद हो गया था। और उसके बाद इन्होंने किस अखबार का संपादक किया? तो वो था शक्ति अखबार 1918 में, जो कि साप्ताहिक पत्र था। और बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इनको कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है। तो ये बातें मैं काफ़ी रिपीट कर चुका हूँ। एक बार इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में भी बता। इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म हुआ था अखोड़ी गांव के टेहरी में। अखोड़ी गांव के टेहरी में किसका जन्म हुआ था? इंद्रमणि बडोनी जी का। और जन्म कब हुआ था? 1924। और हमको 1924 से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आधुनिक भारत का याद रखना है कि 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बस मैं इसलिए इसको इंक्लूड कर दे रहा हूँ। तो इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म 1924 में हुआ था। और 1924 में हमारे आधुनिक भारत में घटना घटी थी, इसका नाम है कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस। ज़्यादा इसके बारे में नहीं जाते हैं, बस इसके बारे में फ़िलहाल हम अभी एक ईयर याद रख लेते हैं जिससे हमको याद रहे। और हमारे जो इनको क्या कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी को क्या कहा जाता है? यूके का गांधी, यानी कि उत्तराखंड का गांधी या पहाड़ का गांधी, इनको ये कहा जाता है। ठीक है। और कुमाऊं का गांधी किसको कहा जाता है? देवकी नंदन पांडे जी को कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। और उत्तराखंड का गांधी कौन है? इंद्रमणि बडोनी जी। अगला आते हैं हमारे भवानी सिंह रावत जी। देखो, भवानी सिंह रावत जी के बारे में
आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इन्होंने क्या किया था, जन्म हुआ था इनका दुगड्डा में। दुगड्डा जन्म याद इसलिए रखना है क्योंकि दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत इन्होंने ही करी थी। किसने? भवानी सिंह रावत जी ने। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी कि शहीद मेले की शुरुआत किसने करी, तो भवानी सिंह रावत जी ने करी थी। कहाँ? दुगड्डा में। और जो दूसरा फैक्ट है वो है HSRA यानी कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, इंग्लिश में उसको कहते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र यही सदस्य से कौन? भवानी सिंह रावत जी। और ये कौन है? हमारा आधुनिक भारत से रिलेटेड फैक्ट है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले हम इसको किस नाम से जानते थे? HRA, उसमें S इंक्लूड नहीं था, HRA नाम से इसको हम जानते थे। और जो HSRA है हमारा, ये जो मेन वो जो जाना जाता है वो जाना जाता है सांडर्स हत्याकांड से रिलेटेड फैक्ट है। और सांडर्स हत्याकांड कब हुआ था? 1928 में ये सांडर्स हत्याकांड हुआ था। ठीक है। अब इसके बारे में भी काफ़ी कुछ फैक्ट हैं, हम बात नहीं करते हैं। और वैसे मैंने एक वीडियो आधुनिक भारत की बनाई है जिसमें मैंने इन सारे के सारे जो घटनाक्रम हैं, और आप यकीन मानिए कि उनसे 1 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% बनता है हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में। तो आप एक बार उसको जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि कम समय में आपकी तैयारी थोड़ी मतलब जल्दी हो सकती है, क्योंकि वरना जो मेहनत मैंने करी है वरना वो आप करेंगे और आप दूसरे की मेहनत का फ़ायदा आप ले सकते हैं। बात करते हैं अगले की 24th क्वेश्चन की। निम्न में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है? तो गांधीवादी आंदोलन जो है वो शुरू करने का श्रेय जाता है प्रयाग दत्त पंत जी को। प्रयाग दत्त पंत जी के बारे में एक मेन फैक्ट यही है बस कि उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय प्रयाग दत्त पंत जी को जाता है। जैसे कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक बार मैं जल्दी से आपको बता दूं कि इनको हिम पुत्र के नाम से जाना जाता था, हिमालय पुत्र के नाम से जाना था, और गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र के नाम से इनको जाना जाता था। इनसे रिलेटेड एक फैक्ट एग्जाम में आता है, हैप्पी क्लब की स्थापना किसने करी थी? तो 1903 में पंत जी ने करी थी। हैप्पी क्लब और डिबेटिंग क्लब में कन्फ्यूज़न मत होना। हैप्पी का वैसे याद रख सकते हैं कि जो गोविंदा है वो कॉमेडी फिल्म बनाता है, तो गोविंद ये गोविंद हो गए, तो गोविंद आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत ने ये हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी। और डिबेटिंग क्लब का तो हम पहले पढ़ चुके हैं, बुद्धि बल्लभ पंत। तो गोविंद बल्लभ पंत, हैप्पी क्लब की स्थापना 1903। भारत रत्न कब मिला? 1957 में इनको भारत रत्न मिला। और एक क्वेश्चन ये आता है इनसे कि कुमाऊं परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो गोविंद बल्लभ पंत जी ने। कुमाऊं परिषद के गठन कब? 1916 में। महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? गोविंद बल्लभ पंत जी ने निभाई। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जो इनको हिमालय पुत्र कहा जाता है, ये इनको उपनाम किसने दिया था? तो वो दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। बात करते हैं 25th क्वेश्चन की। बद्रित पांडे जी के बारे में अभी बात करा है, ज़्यादा बार बार बात करने की ज़रूरत नहीं है। हरगोविंद पंत जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनसे रिलेटेड एक फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि कुमाऊं के कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल चलाने की जो प्रथा को तोड़ा था, कि मतलब क्या कहा जाता था पहले कि जो ब्राह्मण होंगे वो हल नहीं चलाएंगे, तो उस प्रथा को हरगोविंद पंत जी ने तोड़ा था। कब? 1928 में। कहाँ? बागेश्वर में। क्या करा था इन्होंने? खुद हल चलाया था, क्योंकि पंत आपको पता है पंडित थे, ब्राह्मण थे, तो इन्होंने खुद हल चलाकर वो परंपरा को तोड़ा था। और इनको अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी कहा जाता है। किसको? हरगोविंद पंत जी को। इनका जन्म हुआ था चितई अल्मोड़ा में। बात करते हैं 25th क्वेश्चन की। किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? अभी मैंने आपको वैसे बताया कि उत्तराखंड का गांधी किसको जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। और कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो इसमें जो सुमेलित नहीं है, चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण से रिलेटेड जाने जाते हैं। बछेंद्री पाल पर्वतारोहण, बिल्कुल ठीक है। और जो हमारा जसपाल राणा है वो साहित्य से नहीं, वो क्या है, एक निशानेबाज हैं, तो साहित्य से नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका यहाँ पे गलत है, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। जसपाल राणा साहित्य से नहीं है रिलेटेड। और बीसी खंडूरी राजनीति, ये तो सभी को खैर पता ही है। चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में बात करते हैं। देखो, जिसको पसंद नहीं है कि मैं बार बार फैक्ट रिवाइज कराता हूं, तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो को डबल टैप करिए और आप आगे बढ़ जाएंगे 10 सेकंड, या जो भी आपको आगे अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। ये मैं उनके लिए बताता हूं जिनको बार बार अगर एक इसी वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, और मुझे क्या कहते हैं, इसमें लगता है कि बच्चों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो भी रहा है। तो चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म हुआ था 1934 में। यूके के सर्वोदय मंडल के ये संयोजक थे।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। और दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना भी इन्होंने करी थी। किसने? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। कब करी थी? 1964 में। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इनसे पूछा जाता है चंडी प्रसाद भट्ट जी से कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी किसको मिला है? तो वो चंडी प्रसाद भट्ट जी को ही मिला है। और एक फैक्ट ये है कि चिपको आंदोलन के लिए इन्होंने दालियों का दगड़िया एनजीओ का गठन भी किया था। किसने? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। ठीक है, बात करते हैं बछेंद्री पाल जी के बारे में। वैसे तो इनके बारे में ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, पर्वतारोहण है, ठीक है। जसपाल राणा जी के बारे में आप सभी को पता है। बीसी खंडूर जी के बारे में भी आप सभी को पता है कि ये क्या हैं? राजनीतिज्ञ हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने करी थी? तो पंडित श्रीराम शर्मा जी ने करी थी। इनसे रिलेटेड कोई ज़्यादा फैक्ट है नहीं, यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि शांति कुंज की स्थापना किसने करी थी? पंडित श्रीराम शर्मा जी ने करी थी। और बाकी ज़्यादा बात करते हैं तो वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो जाएगा। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सभी को पता है, तो खैर बेसिक क्वेश्चन हो गया। 28 का ए ऑप्शन होगा। गौरा देवी रैणी गांव चमोली से जुड़ी हुई हैं और उनका जो जन्म हुआ था वो था लाता गांव। अच्छा, परीक्षावाणी में लाता गांव टेहरी दिया हुआ है। वैसे मैंने नेट पे सर्च किया तो वो चमोली में ही है, चमोली में बता रहा है, लेकिन परीक्षावाणी में टेहरी लिखा है। थोड़ा सा डाउट है, जो चमोली को या जो जिनको पता है कंफर्म एक बार कर दीजिए कमेंट में। तो चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया है? गौरा देवी जी ने किया था। और गौरा देवी को और किस नाम से जाना जाता है? चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है। और इनकी 66 साल में इनकी उम्र में इनकी डेथ हो चुकी थी 1991 में। और 1991 में इनकी डेथ हो गई थी। ज़्यादा फिर फैक्ट में नहीं जाते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता है। सरला देवी के बारे में जान लेते हैं। ये वैसे कहाँ की थी सरला देवी जी? ये थी इंग्लैंड की। और इनका जो मूल नाम था, एग्ज़ाम में पूछा गया है सरला देवी जी का, तो इनका नाम था कैथरीन हाइलामन। कैथरीन हाइलामन इनका नाम था। किसका? सरला बहन का नाम था। राधा भट्ट जी के बारे में ऐसा कुछ खास, राधा भट्ट जी के बारे में 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि एक तो इनको जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला था, दूसरा ये कि इन्होंने एक आंदोलन का नेतृत्व किया था जिसका नाम था से बात कर लेते हैं कि ये क्या कौन से कवि थे? छायावादी कवि थे। छायावादी कवि और कौन है? एक महादेवी वर्मा है, दूसरी कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी। थे। तो आज के वीडियो में हम इतने क्वेश्चनों की ही करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 30 क्वेश्चन से आगे की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको लगा हो कि आपने कुछ रिवाइज़ किया